एमए फाइनल ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम के 8वें सी प्रश्न पत्र में जलवायु एवं सागर विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की बनावट या संगठन कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बिंदु को आज डिस्कस करेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैस के आवरण पाया जाता है, गैस से बना हुआ, गैसों से, उसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिक्सचर है, एक भौतिक मिक्सचर है, भौतिक सम्मिश्रण है, न कि रासायनिक यौगिक, रासायनिक केमिकल कंपाउंड नहीं है, वो एक भौतिक मिश्रण के रूप में है। वायुमंडल का अध्ययन मनुष्य अलग अलग तरीक़ों से करता रहा है, जैसे ऊंचे पर्वतों पर जाकर वायुमंडल को देखना, या पतंगों या गुब्बारों आदि में बेतार यंत्र यानी कि वायरलेस वगैरह लगाकर जानकारी प्राप्त करना, कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ना, या छोटे छोटे रॉकेटों को छोड़कर जानकारी प्राप्त करना। तो लेकिन प्राय स्थानीय रूप से गुब्बारों आदि में रोबिन सोंड नामक उपकरणों को लगाकर ऊपरी वायुमंडल में, या जहाँ तक वो गुब्बारे पहुँचते हैं वहाँ तक की वायुमंडल की जानकारी प्राप्त की जाती है। वायुमंडल की एक विशेषता है यहाँ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मिलना। ये आमतौर पर ब्रह्मांड में अभी तक जो ज्ञात अन्य ग्रह हैं उन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दुर्लभ है। पृथ्वी पर ही ये गैसें महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन जो जीवन बनाने के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन भी उसको बनाने और चलाने के लिए आवश्यक है। इन गैसों का निर्माण शायद ज्वालामुखी उद्गारों, गर्म पानी के जल स्रोतों या रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप हुआ, और जो वायुमंडल का जो स्वरूप हम दिखाई पड़ता है हमें, वो उसकी प्राप्ति आज से 50 करोड़ वर्ष पहले प्री-कैम्ब्रियन युग में हो चुकी थी, उसका निर्माण हो चुका था। तो वायुमंडल का जो संगठन है वो कई प्रकार के गैसीय तथा कुछ मात्रा में जल एवं ठोस कणों के मिलकर, इन सब से मिलकर हुआ है। तो वायुमंडल के संगठन को देखें तो इसका एक तत्व जो है उसको हम परमानेंट गैसेस या स्थायी गैसों के रूप में उसको गिनाते हैं। तो वायुमंडल अपने आप में, जैसा अभी हमने देखा, कई गैसों का एक भौतिक मिश्रण है, फिजिकल मिक्सचर है, और ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, भौतिक मिश्रण ही कहलाता है। इनमें 5 प्रमुख गैसें होती हैं। एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गोन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा जल वाष्प। ये 5 मुख्य तत्व है वायुमंडल की गैसों के। मुख्यतः आयतन इन्हीं से बनता है। धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के आयतन का 99.997% आयतन हमें प्राप्त हो जाता है 80 किलोमीटर। इसके बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन जैसी प्रमुख गैस पाई जाती है और स्थायी रूप से वो बनी रहती हैं। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे बड़ा संघटक है। 3/4 से भी अधिक यानी 78 पॉइंट से कुछ ज़्यादा प्रतिशत जो है आयतन के रूप में नाइट्रोजन हमें
वायुमंडल में पाई मिलेगी। मानव अधिकतर पादप यानी मानव भी, पेड़ पौधे भी और जंतु भी वो नाइट्रोजन को सीधे गैसीय रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते, बल्कि वो नाइट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ही उसको काम में ले सकते हैं। तो हमारे भोजन में नाइट्रेट जो पहुंचती है, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन को संयोजित करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को है ना पेड़ पौधों के नीचे जड़ों में या गांठों में उनको संयोजित करते हैं, गांठें बना देते हैं नोड्यूल्स के रूप में। और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स करते हैं और ये नाइट्रेट भोजन के रूप में पौधों से प्राणियों में पहुंचती है। और नाइट्रोजन हमारे ऊतकों का निर्माण करने वाला एक महत्वपूर्ण नाइट्रेट के रूप में महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल की गैस को सीधे पकड़कर नाइट्रोजन के उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह आजकल मनुष्य निर्मित करने लगा है। दूसरी जो प्रमुख गैस है वो ऑक्सीजन है, जो 20.99 यानी कि करीब 21% आयतन के अनुसार है। ये बहुत रासायनिक रूप से सक्रिय गैस है। अग्नि को जलाने में, पेट में भोजन को पचाने में और श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं अपना स्वयं का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में धीरे धीरे बढ़ती है। अगर हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पौधे हों। तीसरी जो गैस है वो आर्गोन है। आर्गोन का कुल आयतन के अनुसार 0.94% ही है, इतनी प्रतिशत आयतन के अनुसार है। और धरातल की चट्टानों में पोटेशियम के जो रेडियो सक्रिय रूप हैं उनके टूटने से यह गैस वायुमंडल में पहुंचती है। और ये रासायनिक रूप से ज़्यादा सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय गैस है, न्यूट्रल गैस है एक तरह की, ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाती है। काफ़ी अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, बाकियों से तो आयतन में कम है। ये हमारे पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है और अपना स्वयं का भोजन पेड़ पौधे अपने क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में जल ग्रहण करके ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। हरित गृह प्रभाव जो है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य से आने वाली छोटी तरंगों या लघु तरंगों को तो के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पृथ्वी जब उन तरंगों को ग्रहण करके गर्म हो जाती है और जब शाम को वो वापस उस गर्मी को, ऊष्मा को वापस छोड़ती है, तो वो दीर्घ तरंगों, बड़ी तरंगों के रूप में होती है। ऐसी दीर्घ तरंगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होती है वो अपारदर्शी होती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी कुछ गैसों के कारण, जिन्हें हम हरित गृह गैसें कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस हरित गृह, तो वायुमंडल में एक प्राकृतिक रूप से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है जो पृथ्वी की गर्मी को कायम रखता है। तो ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी बड़ी भूमिका है। आजकल जो हम कोयला, पेट्रोलियम वगैरह को जलाते हैं या चूना युक्त चट्टानों से जो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो गैस रिलीज होती है, तो ये दो माध्यम, प्राकृतिक रूप से चूना युक्त चट्टानों के साथ रासायनिक क्रिया के द्वारा या जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी,
पेट्रोलियम कोयला को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। औद्योगिक वर्तमान औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति और भी अधिक हो गई है। उसकी उत्पत्ति की दर और है ना मात्रा वायुमंडल में उसकी काफ़ी अधिक होगी। वायुमंडल में जल वाष्प भी एक प्रमुख घटक है। जल वाष्प जल का जो गैसीय रूप है वो, लेकिन ये हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के अलग अलग हिस्से में पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर जल वाष्प की मात्रा तापमान के अनुसार और जल की उपलब्धता के अनुसार वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भी अलग अलग हो जाती है। लेकिन वायुमंडल के करीब 90% जल वाष्प 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। 6 किलोमीटर की ऊंचाई धरातल से अगर ऊपर जाएं तो उससे अधिकतर जो वायुमंडल के जल वाष्प वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो है वायुमंडल की गौण गैसें, गौण जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम है उन्हें हम गौण गैसें कह देते हैं। जल वाष्प को छोड़कर निम्न वायुमंडल की अन्य कुल गैसें जो है उनका आयतन 0.04% है, जिनमें से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का है। अन्य जो गैसें हैं उनमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन और मीथेन आदि हैं। ये सारी गौण गैसें हैं। गैसें कई आगे नाम तो, लेकिन उनका जो मात्रा जो आयतन की दृष्टि से कम ही होता है। नियोन वो गैस है जो मशहूरी के लिए जो लाल लाल लाइटें जो है नियोन साइंस के रूप में बाज़ारों में प्रयुक्त किए जाते हैं। हाइड्रोजन निम्न वायुमंडल में काफ़ी कम होती है क्योंकि ये हल्की गैस है और इसकी है ना ऊपरी वायुमंडल में ऊपर उठकर जाने की काफ़ी प्रवृत्ति पाई जाती है। जितना वायुमंडल में ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के साथ हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और सूर्य की किरणों के तीखेपन के कारण हाइड्रोजन गैस परमाणु के जो परमाणु है या हाइड्रोजन के जो अणु है वो टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में मुक्त हो जाते हैं और ऊपरी वायुमंडल में वो है ना मुक्त रूप से घूमते हैं। ओजोन भी एक कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि O+O+O यानी कि O3 ओजोन बन जाती है। लेकिन इसके ओजोन की और जो ऑक्सीजन की विशेषताओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ऑक्सीजन जहाँ पराबैंगनी और इंफ्रारेड विकिरणें जो है सूर्य की रोशनी के साथ जो आती हैं उनके लिए पारदर्शी है, जबकि जो ओजोन है ये इन गैसों को काफ़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल के तीसरे जो महत्वपूर्ण संघटक हैं उन्हें हम अत्यधिक परिवर्तनशील संगठनों के रूप में गिनाते हैं। अत्यंत परिवर्तनशील, जिनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तनशीलता पाई जाती है, लगातार उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक आर्द्रताग्राही पदार्थ या नाभिक भी बोलते हैं और एक गैर आर्द्रताग्राही पदार्थ। जो तत्व तुरंत आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं और उसे बनाए रखते हैं उन्हें हम आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। उनमें जैसे सागर का नमक या भूमि से पैदा होने वाले विभिन्न कंपाउंड यौगिक जैसे अमोनिया आदि इसको आर्द्रताग्राही नाभिकों के या तत्वों के रूप में है। ये वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है वो तेज़ी से उसको धारण करने की, खींचने की, आकर्षित करने की इनमें प्रवृत्ति रहती है।
यानी कि नमी को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रहती है, तभी तो मेघों का निर्माण होता है। और जब ज़्यादा नमी इकट्ठी होने लगे तो फिर वो बारिश भी करते हैं। तो इनको बारिश के लिए ऐसे आर्द्रता ग्राही नाभिक यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का होना आवश्यक होता है। दूसरा जो वर्ग है वो गैर आर्द्रता ग्राही नाभिकों के रूप में है। गैर आर्द्रता ग्राही नाभिक, इनमें हम मिट्टी के कण, धुएं के कण या जैविक तत्व जैसे महीन बैक्टीरिया या है ना जो फंगस है ना, या मिट्टी से उत्पन्न होने वाले क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, कैल्शियम कार्बोनेट आदि जो वायुमंडल में पहुंचते हैं वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। आर्द्रता ग्राही या गैर आर्द्रता ग्राही पदार्थों को हम वायुमंडल में चाहे वो तरल या ठोस रूप में लटकते हुए देखते हैं। इन लटकते हुए पदार्थों को हम एरोसोल कहते हैं। एरोसोल के रूप में ये पाए जाते हैं। ये एरोसोल बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये देखने में इसलिए वो दिखाई पड़ना उनका कम ही होता है। वो सीधी आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब इन एरोसोल, खासकर आर्द्रता ग्राही जो एरोसोल है, उनके ऊपर नमी धारण करके नमी एकत्रित हो जाती है, जैसे धुएं के कणों के ऊपर, नमक के कणों के ऊपर वायुमंडल में जो समुद्र से पहुंचते हैं, तो वो फिर कोहरे के रूप में या बादल के रूप में वो हमें दिखाई पड़ने लगती है। तो ये महीन कणों की, एरोसोल की ये भूमिका है, उसकी महत्व है। अगले जो है तत्व है वो अन्य नगण्य संघटक। वायुमंडल के कुछ अन्य बहुत कम मात्रा में मिलने वाले संघटक भी हैं। ऐसे तत्वों में गंधक के विभिन्न यौगिक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न औद्योगिक पदार्थों से, औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं से बने जो गैसें हैं जैसे विनाइल क्लोराइड वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह गैसीय गैसों का समूह, वो सब इसमें आते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन इनका प्रभाव वायुमंडल में काफ़ी पड़ता है, वो हम बाद के बिंदुओं में, चैप्टरों में देखेंगे। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड वनस्पति जलाने से प्राप्त होते हैं। मीथेन जिसे CH4 के रूप में लिखते हैं। और मीथेन वैसे गाय के आंतड़ियों में पाचन की प्रक्रिया के दौरान भी उत्पन्न होती है, या जो चावल के खेत हैं उनसे भी बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मीथेन वायुमंडल की हरित गृह गैसें जो वायुमंडल में तापमान को बढ़ाने वाली हैं, हरित गृह गैसों के रूप में गिनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस का समूह है वो मानवीय गतिविधि यानी कि औद्योगिक उत्पाद के रूप में है। ये गैसें मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती, वहाँ सालों तक वैसी ही पड़ी रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। अन्य पदार्थों से क्रिया करके वो खासकर ओजोन को नुकसान भी पहुंचाती है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब ये सल्फर की ऑक्साइड हैं अलग अलग। ये ज्वालामुखी उद्गारों से या गंधक युक्त यौगिकों के निर्माण प्रक्रिया के द्वारा उनके टूटने से वायुमंडल में पहुंचते हैं। सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड औद्योगिक या परिवहन के साधनों के प्रयोग से वायुमंडल में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और खासकर औद्योगिक जो क्रांति है उसके बाद से, और वायुमंडल में पहुंचकर ये
वायु के जल वाष्प से मिलकर जल या जल वाष्प से क्रिया करके गंधक का अम्ल जो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर की ऑक्साइड से मिलता है, और नाइट्रोजन अम्ल जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है, तरह तरह की ऑक्साइड नाइट्रोजन की है, NO3 NO2, या उनसे नाइट्रोजन का अम्ल बनता है। तो ये गंधक का अम्ल और नाइट्रोजन का अम्ल वर्षा के साथ जब नीचे आता है तो वो अम्ल वर्षा या एसिड रेन उसी के कारण उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी के विभिन्न संरचनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में मनुष्य गतिविधियों से, मनुष्य के कार्यों से पारा भी वायुमंडल में पहुंचता है, और इस पारे को वायुमंडल में पहुंचाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग, जो हम पहले पेट्रोल पारा युक्त पेट्रोल होता था, लेड, वो तो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल में शीशा भी पहुंचता है पेट्रोलियम, हालांकि आजकल उसको बंद कर दिया गया है। वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहुंचते हैं, उसी से हमने जैसा भी बताया अम्ल वर्षा होती है, जो औद्योगिक नगरों या औद्योगिकृत देशों में काफ़ी कॉमन हो गई है, और पृथ्वी के वायुमंडल को जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वायुमंडल क्या, पृथ्वी के धरातल पर जीवधारियों को अजैविक